नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 26। पहला प्रश्न है, हाई एनर्जी प्रोटोकॉल एक्सेलरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के तहत विशाखापट्टनम को हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुना है, जो थोरियम आधारित एक्सेलरेटर ड्रिवेन सिस्टम के विकास में मील का पत्थर है। आरआर कैट इंदौर द्वारा विकसित यह तकनीक स्पेलेशन अभिक्रिया के माध्यम से थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह प्रणाली परमाणु अपशिष्ट के ट्रांसम्यूटेशन में भी सहायक है, जिससे अपशिष्ट की रेडियोधर्मिता और आयु कम हो जाती है। पीएम सेतु योजना का कुल बजट कितना है और इसे कब मंजूरी मिली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 60,000 करोड़ रुपए, और इसकी मंजूरी मिली थी 2025 में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पीएम सेतु योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सचिव एमएसडीई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। 60,000 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य 1,000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करना है, जिसे 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। यह योजना हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जहां 200 हब आईटीआई अपने से जुड़े स्पोक आईटीआई को डिजिटल संसाधन और इनोवेशन प्रदान करेंगे। तो 1,000 गवर्नमेंट आईटीआईज और 60,000 करोड़ रुपए का बजट, यही है पीएम सेतु स्कीम। भारत में जुगनुओं की पहली व्यापक चेकलिस्ट में कुल कितनी जुगनू प्रजातियां और कितने जेनेरा दर्ज किए गए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 92 प्रजातियां और 27 जेनेरा। भारतीय वैज्ञानिकों ने जूटोक्सा जर्नल में 10 मार्च को भारत में जुगनुओं की पहली व्यापक चेकलिस्ट प्रकाशित की है, जो 1758 से लेकर के 2025 तक के ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन में 27 जेनेरा के अंतर्गत कुल 92 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिसमें से लगभग 61% प्रजातियां केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक यानी इंडेमिक हैं। रिपोर्ट चिंताजनक तथ्य उजागर करती है कि 50 से अधिक प्रजातियां 1800 के दशक के बाद से दोबारा नहीं देखी गई है, जो इनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। वर्तमान में यानी मार्च 2025 में भारत का भूकंपीय डिजाइन कोड कौन सा लागू है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IS 1893 पार्ट 1 2016। न्यूज में क्यों है? भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 3 मार्च को IS 1893 पार्ट 1 2025 ये वाला मॉडल के 7वें संशोधन को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर के 2016 के पुराने मानक को पुनः प्रभावी कर दिया है। इस संशोधन में जोन 6 जोड़ने और उन्नत वैज्ञानिक विधियों के आधार पर भूकंपीय जोखिम बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे निर्माण लागत में 10 से 50% तक की वृद्धि होने की संभावना थी। आवास मंत्रालय और मेट्रो निगमों द्वारा लागत वृद्धि और परियोजनाओं के रुकने की चिंताओं के बाद कैबिनेट सचिवालय की सलाह पर यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में भारत 4 भूकंपीय क्षेत्रों 2 से लेकर के 5 तक में विभाजित है, जहां देश का लगभग 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। पेप्टाइड्स कितने एमिनो एसिड से बने होते हैं और ये प्रोटीन से कैसे भिन्न है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 से 50 एमिनो एसिड और ये छोटी श्रृंखलाएं होती है। पेप्टाइड आधारित थेरेपी में एमिनो एसिड की छोटी श्रृंखलाएं 2 से 50 एमिनो एसिड्स शरीर के प्राकृतिक सिंगलिंग अणुओं की नकल कर मधुमेह यानी डायबिटीज, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों का सटीक उपचार करती है। ये लॉक एंड की तंत्र के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं पर कार्य करती है, लेकिन पाचन एंजाइमों से बचने के लिए इन्हें मुख्य रूप से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। भारत में सेमाग्लूटाइड जैसे पेटेंट समाप्त होने से सस्ते जेनेरिक विकल्पों की उपलब्धता बढ़ेगी। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि कितने तक बढ़ाने की मंजूरी दी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक करने और इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दी है। अब कुल परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी और डिजिटल गवर्नेंस पर केंद्रित है। योजना का लक्ष्य 2028 तक सभी 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान करना है, जिसके लिए सुजलम भारत नामक डिजिटल फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 82% ग्रामीण परिवारों तक नल का जल पहुंच चुका है और इसे जेजेएम 2.0 इसे पूर्ण कवरेज यानी 100% तक ले जाने का रोड मैप है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में किस टीम को हराकर भारत चैंपियन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा T20 विश्व कप खिताब जीता और इस टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 255 रन 5 विकेट के नुकसान पर का रिकॉर्ड स्कोर बनाया, जिसमें संजू सैमसन ने सर्वाधिक 89 रनों की पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 159 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत ने एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली जीत दर्ज की। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में जसप्रीत बुमराह को इनकी घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इन्होंने मात्र 15 रन दे करके 4 विकेट लिया, जो T20 विश्व कप फाइनल के इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस शानदार स्पेल के बाद बुमराह टूर्नामेंट के संयुक्त सर्वाधिक विकेट लेने वाले 14 विकेट इन्होंने लिए थे टूर्नामेंट में, गेंदबाज भी बने। इनकी सटीक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर भारत की खिताबी जीत सुनिश्चित की। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संजू सैमसन। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इनके असाधारण प्रदर्शन के लिए इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इन्होंने 5 मैचों में 80.25 के औसत से कुल 321 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 199.37, यानी प्रत्येक गेंद पर 2 रन लगभग इन्होंने बनाए, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 89 रनों की महत्वपूर्ण पारियां शामिल थी। खुला बाजार परिचालन OMO किस प्रकार का मौद्रिक साधन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टूल्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 में अग्रिम कर और जीएसटी भुगतान के कारण उत्पन्न चल निधि की कमी को दूर करने के लिए 1 लाख करोड़ के खुला बाजार
परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO क्रय की घोषणा की। यह प्रक्रिया 9 और 13 मार्च को 2 चरणों में पूरी की गई, जिसमें RBI ने दीर्घकालिक तरलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी। इस एकमुश्त यानी आउटराइट OMO का उद्देश्य ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखना और मौद्रिक नीति के क्वांटिटेटिव टूल्स के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सहारा देना है। यह हस्तक्षेप सीजनल कारकों से होने वाली नकदी की निकासी को संतुलित कर बैंकिंग प्रणाली में संतुलन सुनिश्चित करता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। व्हाइट फास्फोरस के उपयोग से संबंधित CCW का प्रोटोकॉल 3 क्या प्रतिबंधित करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के खिलाफ ज्वलनशील गोला बारूद का उपयोग। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने 9 मार्च की रिपोर्ट में इजराइल पर दक्षिणी लेबनान के आवासीय क्षेत्र योमहोर में व्हाइट फास्फोरस के अवैध उपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट में सत्यापित छवियों के आधार पर बताया गया है कि 3 मार्च को एयर बस्ट म्यूनिशन के कारण नागरिक संपत्तियों में आग लगी और लोगों के जीवन को खतरा पैदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे ज्वलनशील यानी इंसेंडियरी हथियारों का उपयोग अंधाधुंध और अवैध माना जाता है, क्योंकि ये गंभीर शारीरिक क्षति और आजीवन पीड़ा का कारण बनते हैं। ये CCW का फुल फॉर्म क्या है? यह है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 कहां आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माहे। भारत सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 जो कि 11वां संस्करण था, 11 से 22 मार्च तक सेशल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित किया गया। इस 12 दिवसीय अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ सेशल्स रक्षा बल सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का क्या सदस्य है जिसके कारण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार रिलीज बाध्यकारी नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सहयोगी सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें $119 प्रति बैरल पार कर गई है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता आ गई है। इस संकट के बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तावित समन्वित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPR जारी करने की पहल में शामिल न करने का निर्णय लिया है। भारत केवल एक एसोसिएट मेंबर यानी सहयोगी सदस्य है, इसीलिए वह IEA की बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से मुक्त है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। यह निर्णय भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने और भविष्य की आपूर्ति बाधाओं के विरुद्ध रणनीतिक बफर को सुनिश्चित रखने की नीति का हिस्सा है। तो एनर्जी शॉकवेव है स्पेशली अक्रॉस एशिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भयंकर समस्याएं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 में उपयोग की गई मुख्य उपग्रह इमेजरी की रिजोल्यूशन क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो के NRSC के सहयोग से पहली नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI रिपोर्ट जारी की है। यह इंडेक्स रिसोर्सेट 2 और 2A के 5 मीटर रिजोल्यूशन डेटा का उपयोग कर राजमार्गों के किनारे हरियाली का वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है। प्रथम चक्र में 24 राज्यों के 30,000 किलोमीटर राजमार्गों की निगरानी की गई, जिसके परिणाम भुवन पोर्टल पर इंटरैक्टिव मानचित्रों के रूप में उपलब्ध है। यह तकनीक क्लोरोफिल मात्रा और NDVI थ्रेशोल्ड के आधार पर हरित आवरण का सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित करती है। लीगो इंडिया वैश्विक गुरुत्वाकर्षण तरंग नेटवर्क में कौन सा नोड बनेगी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। महाराष्ट्र के हिंगोली में प्रस्तावित लीगो इंडिया परियोजना, जो भारत की पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, वर्तमान में कार्यान्वयन में देरी का सामना कर रही है। मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार 1600 करोड़ रुपए के ईपीसी टेंडर की वित्तीय बोलियां खुलने के बावजूद अभी तक निर्माण अनुबंध प्रदान नहीं किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने 2030 तक इसके पूरे होने का लक्ष्य रखा है, जो वैश्विक नेटवर्क के 5वें नोड के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी स्पेस टाइम की लहरें के स्रोत स्थानीयकरण को बेहतर बनाएगा। इस मेगा साइंस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय से उत्पन्न तरंगों का अध्ययन कर सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों को पुख्ता करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाएं के थीम के साथ मनाया गया 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर यस बैंक ने महिलाओं के लिए विशेष यस इसेंस वीमेंस सैलरी अकाउंट लॉन्च किया, जो वित्तीय स्वतंत्रता और बैंकिंग लाभों पर केंद्रित है। साथ ही मैटल ने अपने वैश्विक ब्रांड बारबी के तहत पहली ड्रीम टीम का शुभारंभ किया, जो युवा लड़कियों को विभिन्न करियर क्षेत्रों में प्रेरित करने के लिए तैयार की गई है। LABL 2.0 किससे संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकाश व्यवस्था। LABL 2.0 यानी लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स 2.0 ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो भारत के ऊर्जा वांछित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से बदलाव लाने का प्रयास करती है। जहां इसका पहला संस्करण बुनियादी रोशनी यानी सोलर लालटेन तक सीमित था, वहीं LABL 2.0 अब डिजिटल कनेक्टिविटी, आधुनिक सौर प्रौद्योगिकियों और सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम न केवल घरों को रोशन करता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों के विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म उद्यमों यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। किस राज्यों ने महिलाओं के लिए ट्विस योजना लॉन्च की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ट्विस यानी तमिलनाडु वीमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम योजना के माध्यम से महिला और ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा मार्च 2026 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख महिला उद्यमियों को तैयार करना है। MSME विभाग के तहत यह योजना विनिर्माण, सेवा और व्यापार के क्षेत्र में नए स्टार्टअप या विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण और 25% की पूंजी सब्सिडी यानी अधिकतम 2 लाख रुपए प्रदान करती है। भारत में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, RM नचम्मई। RM नचम्मई भारत के किसी परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक यानी चीफ सुपरिंटेंडेंट बनने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने 15 मार्च को कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन की इकाई 3 और 4 का कार्यभार संभाला। इनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इनकी इस उपलब्धि को भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ग्लास सीलिंग तोड़ने और लैंगिक समावेशिता के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। प्रोबा 3 मिशन किससे संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ESA का सूर्य अध्ययन मिशन। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन अंतरिक्ष में सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग के माध्यम से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला एक अभिनव मिशन है। इसमें 2 उपग्रह मिलकर 150 मीटर की दूरी पर एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाते हैं, ताकि सूर्य के बाहरी वातावरण का स्पष्ट अवलोकन किया जा सके। फरवरी 2026 में इसके कोरोनाग्राफ उपग्रह में तकनीकी खराबी यानी एटीट्यूड लॉस आने के कारण यह वर्तमान में सर्वाइवल मोड में है। इसरो द्वारा दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया यह मिशन मिलीमीटर स्तर की सटीकता वाली फॉर्मेशन तकनीक का वैश्विक स्तर पर पहला प्रदर्शन है। शेषनाग 150 किस प्रकार का ड्रोन है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग रेंज स्वार्म अटैक ड्रोन्स। शेषनाग 150 भारत का स्वदेशी स्वार्म अटैक ड्रोन है जिसे बेंगलुरु की एनआरटी द्वारा 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के लिए विकसित किया गया है। मार्च 2026 में इसके सफल परीक्षण हुए हैं जो इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ईरानी शाहेद ड्रोन के भारतीय समकक्ष के रूप में स्थापित करते हैं। यह एआई आधारित तकनीक का उपयोग कर दुश्मन के एयर डिफेंस को भ्रमित करने और सटीक हमला करने में सक्षम है। 150 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है और जीपीएस जाम होने पर भी यह काम करता रहता है। स्टेनोथोलोबरियाई प्रजाति सबसे पहले भारत के किस राज्य में पाई गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। यह दुर्लभ समुद्री प्रजाति एम्फीपोड भारत में पहली बार ओडिशा के गंजाम जिले के अर्जयपल्ली तट पर खोजा गया है। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई यह खोज भारत के समुद्री जैव विविधता रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार यह 5.5 मिलीमीटर लंबी प्रजाति केवल मलेशिया में पाई जाती थी। इसकी विशिष्ट पहचान इसके बड़े पंजों यानी ग्नैथोपॉड्स देखिए आप और एंटीना की अनूठी संरचना से की गई है। अनावरण पोर्टल किससे संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वन कवर हानि की निगरानी और डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम। अनावरण पोर्टल भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा विकसित एक एआई संचालित सिस्टम है जिसे जनवरी 2024 में वनों की कटाई की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल सेंटिनल-2 उपग्रह डेटा का उपयोग कर हर 15 मिनट में अलर्ट जारी करता था, लेकिन दिसंबर 2025 से डेटा अपडेट रुकने के कारण मार्च 2026 में यह चर्चा में रहा है। एफएसआई ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसकी भविष्य में सटीकता सुधारने के लिए वर्तमान में समीक्षा की जा रही है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के सिद्धांतों को पहली बार लागू किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोमा में पड़े व्यक्ति से जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हुए क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया। यह फैसला 2018 के कॉमन कॉज मामले के दिशा निर्देशों पर आधारित है जहां गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जीवन समर्थन हटाना रोगी का परित्याग नहीं है और सरकार ने इस पर स्पष्ट कानून बनाने की सिफारिश की। यह भारत में किसी मरीज को वेजिटेटिव स्टेट से बाहर निकालने के लिए कानूनी तौर पर जीवन समर्थन हटाने का पहला व्यावहारिक उदाहरण बना है। NHAI द्वारा जारी नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स की पहली रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। इस रिपोर्ट में असम 53.16% हरित आवरण के साथ शीर्ष पर रहा है। गुजरात, तेलंगाना और बिहार अन्य अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम हरित आवरण पाया गया है। यह पहल राजमार्गों के पारिस्थितिक प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। भारत की साइबर सिक्योरिटी खर्च 2026 में कितना अनुमानित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3.4 बिलियन $। गार्टनर के अनुसार भारत में सूचना सुरक्षा पर एंड यूजर खर्च 2026 में 3.4 बिलियन $, तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2025 में 11.7% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से एआई जनित खतरों जैसे डीप फेक फ्रॉड से निपटने और डीपीडीपी अधिनियम जैसे कड़े विनियामक अनुपालनों के कारण हो रही है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर 12.4% की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा खंड बना रहेगा, जबकि सुरक्षा सेवाओं पर खर्च 1.44 बिलियन $, तक पहुंचने की उम्मीद है। जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देशव्यापी जल महोत्सव 2026 की शुरुआत 8 मार्च को गुजरात के नवसारी जिले के रहेज गांव से की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित यह 15 दिवसीय अभियान ग्राम पंचायतों को जल
परिसंपत्तियों के प्रबंधन में सशक्त बनाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 11 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जमीनी नेताओं को सम्मानित भी किया। नई दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 208। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित इस एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत ने 208 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें गोल्ड मेडल था 75, सिल्वर मेडल 69 और 64 थे कांस्य पदक। और भारत ने टॉप पोजीशन हासिल किया मेडल टैली में, जबकि रूस 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। प्रमुख विजेताओं में प्रीतिपाल, सुमित अंतिल रहे। यह सीजन का दूसरा लेग था जिसमें 8 देशों के 257 एथलीटों ने भाग लिया। NXT कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। NXT कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 12 से 14 मार्च तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में भारत प्रोग्रेस रिपोर्ट का अनावरण किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया, फ्रेडरिक रिनफेल्ड स्वीडन और बाबूराम भट्टराई नेपाल जैसे पूर्व वैश्विक नेताओं ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तकनीक, स्थिरता और शासन के भविष्य पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और भारत के विकसित भारत दृष्टिकोण को साझा करना था। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नीति आयोग ने 11 मार्च को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें ओडिशा ने 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक राजस्व संग्रहण और ऋण स्थिरता जैसे 5 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की नई श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। गोवा और झारखंड अचीवर श्रेणी में रही, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल को उच्च ऋण स्तरों के कारण आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।